सब दोस्तों को सलाम। अमूमी तौर पे तरीका यही है कि जब कोई सहाफ़ी कोई ख़बर करता है, तो ख़बर करने से पहले तमाम शवाहिद की तस्दीक करके अपने पढ़ने वालों के सामने रख दिया जाता है और रीडर्स ही स्टोरी के मेयार का, स्टोरी की सदाकत का और दिए गए सबूतों की रोशनी में अपनी एक राय कायम करते हैं। रिपोर्टर उस हवाले से उठने वाले चंद सवालात का जवाब तो देता है, लेकिन उसका काम किसी एजेंडे की पैरवी करना नहीं होता कि वो उसके साथ चिमट जाए और हर तरह से उसको सही साबित करने की कोशिश करता रहे। जो भी काम करना होता है वो स्टोरी की तहकीकात के दौरान होता है। मैंने हमेशा यही तरीक़ाकार अपनाने की कोशिश की। इस साल भी कुछ स्टोरीज़ की। पिछले साल एक स्टोरी पाकिस्तान आर्मी के एक साबिक़ जर्नेल की, उनके ख़ानदान की दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में फैली हुई जायदादों के बारे में थी। उसके बाद भी मुझे बहुत सी तनकीद और इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा। बहुत ही स्पेसिफ़िक किसी ने सवाल किया बात करते हुए तो उसका जवाब दिया, लेकिन मैंने ओवरऑल ख़ामोशी इख्तियार की और उस चीज़ को लोगों के हवाले कर दिया कि वो उसके बारे में और दिए गए शवाहिद की रोशनी में कोई भी राय जो बनाना चाहें वो बनाएं। किसी इदारे ने आज के दिन तक नोटिस नहीं लिया और ना ही कभी लिया जाएगा। इसके आगे भी जो स्टोरीज़ हम कर रहे हैं, लगता यही है कि कभी भी पाकिस्तान के अंदर ताकतवर तबकात के हवाले से जब भी बात की जाएगी तो कुछ आवाज़ें ज़रूर उठेंगी, लेकिन खामोशी और नोटिस ना लेने का एक सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। इस मरतबा पाकिस्तान के साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की एक रिकॉर्डिंग के हवाले से मैंने एक स्टोरी की। ये स्टोरी रिकॉर्डिंग पर मबनी हरगिज़ नहीं थी। ये स्टोरी उस रिकॉर्डिंग की एक फोरेंसिक रिपोर्ट के ऊपर मबनी थी जो कि एक अमेरिका की मोतबर फर्म ने जारी की। स्टोरी जारी होने के बाद जैसा कि तवक्को की जा सकती थी कि एक तरफ से उसको एक्सेप्ट किया गया और एक तरफ से उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। पहली बात ये आई कि साकिब निसार साहब की आवाज़ ही नहीं। दूसरी बात ये आई कि एजेंसियों ने मुझे दी है। तीसरी बात फिर ये आना शुरू हो गई कि जी नहीं, आवाज़ तो उन्हीं की है लेकिन इसको फैब्रिकेट किया गया है। मैं खामोश रहना चाहता था, जो कोई स्पेसिफिक सवाल पूछे गए उसके जवाब दिए, लेकिन जिस फर्म ने ये रिपोर्ट जारी की, उन्होंने आज एक बयान दिया जिसके बाद मुझे बहुत से दोस्तों ने कहा कि मुझे इस पे बोलना चाहिए, जिसमें उस फर्म ने कहा कि उनको डराया और धमकाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं और रिपोर्ट को चेंज करने के लिए उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। यकीनी तौर पे जो लोग आज के दिन बजाय उस रिपोर्ट का फोरेंसिक कराने के, खुद से उस ऑडियो का फोरेंसिक कराने के, इस रिपोर्ट को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो आगे कोई भी चीज़ कर सकते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, जो कि उनका हक बनता है। और यही पाकिस्तान में एक तरीक़ाकार है जहाँ पे माफियाज़ की हुकूमत होती है, प्रोपेगेंडा बाहर ही चलती है। हक़ाइक़ के ऊपर, प्रोफेशनल तरीक़ाकार के ऊपर, सहाफ़ियाना तरीक़ाकार के ऊपर कभी भी बात नहीं होती। बुनियादी तौर पे एक चीज़ बहुत क्लियर है, साफ ज़ाहिर है कि आप लोगों को शुकूक व शुबहात में मुब्तला कर सकते हैं, लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं। कोई भी शख्स जिसका इंटरनेट पे वॉइस कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, जिस तरह के मैं कभी कभार टीवी पे आता हूँ तो मेरा कुछ वॉइस कंटेंट पड़ा हुआ है। एक शख्स जो कि एंकर पर्सन है किसी चैनल में, उसका बहुत ज़्यादा वॉइस कंटेंट पड़ा है। कोई शख्स जो पॉलिटिशियन है उसका, या टॉप का पॉलिटिशियन है, उसका बहुत ज़्यादा वॉइस कंटेंट पड़ा है। तो इसी तरह साकिब निसार साहब उन लोगों में से हैं जिनको हज़ारों तकरीरें और हज़ारों बयानात जो हैं वो इंटरनेट पर पड़े हुए हैं। आज के दिन वो कोई भी बयान दें या उनकी कोई भी चीज़ सामने आए तो उसमें बोले गए हर लफ्ज़ और हर फ़िक्रे, ख़ुसूसन वो अल्फाज जो उनके तकिया कलाम में शामिल हों, वो आपको उनकी मादी की तकरीरात में मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट उनका, बहुत सारी तकरीरें, बहुत सारा उनका बोला गया कंटेंट पड़ा हुआ है। एक इदारे ने, सहाफ़ती इदारे ने, बजाय कि कोई सहाफ़ती या प्रोफेशनल तरीक़ाकार अपनाते, यानी कि मैंने कोई ऑडियो छुपा के तो नहीं रखी थी, मैंने पब्लिकली जारी कर दी और फोरेंसिक रिपोर्ट की बुनियाद पर जारी की, तो बजाय कोई सहाफ़ती इदारा उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट करवाता और मेरी वाली फोरेंसिक रिपोर्ट को गलत साबित करता, उन्होंने उल्टा उनकी मादी की तकरीरों में से चंद फ़िक्रे जो मिल रहे थे, जिनमें से बहुत से मिल भी नहीं रहे, उन्होंने उसके ज़रिए उसको डिस्क्रेडिट करने की और लोगों में कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी स्टोरी एक मोतबर फोरेंसिक फर्म की रिपोर्ट पे मबनी है, जिससे जब रब्ता किया गया तो उन्होंने इस अमर की तस्दीक भी कर दी कि उन्होंने फैक्ट फोकस के लिए रिपोर्ट जारी की है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब इससे पहले पिछले साल मैंने स्टोरी की तो आपको याद होगा, बहुत से लोगों की याददाश्त कमज़ोर है, लोग भूल जाते हैं। उस वक्त भी मेरी कोई पुरानी वीडियोज़ में से चंद फ़िक्रे निकाल के, चंद मेरी तस्वीरें निकाल के, मैंने एक कोर्स किया, वहाँ पे एक मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए तालिब इल्म थे, जिनमें से एक इंडिया का तालिब इल्म भी था, उसकी तस्वीरें निकाल के मेरे साथ जोड़ के एक बाकायदा प्रोपेगेंडा किया गया कि मैं रॉ का एजेंट हूँ।
तो वो तो साफ ज़ाहिर है कि अगर रॉ का एजेंट हूँ तो आपको इस स्टोरी पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए, एक रॉ के एजेंट की स्टोरी है। लेकिन बहरहाल उसके अलावा आपको याद होगा बहुत से लोगों को कि किस तरीके से मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, खुसूसन एक चैनल के ऊपर जिसका नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि उस चैनल के ख़िलाफ़ मेरा एक मुकदमा बरतानिया में ज़ेर समाअत है, उस पर बोलना नामुनासिब होगा मेरी तरफ से, लेकिन उन्होंने बाकायदा कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए कि जी ये भारत से राब्तों के सबूत हैं। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मेरे एक दोस्त हैं बड़े करीबी अजीज़, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार कोई सबूत दिखाए जा रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं कि ਤੁਹਾਡਾ भारत नाल राबता है, सबूत दिखा रहे हैं। मैं कहा जी क्या सबूत है, आपने देखा? तो उनको ये तो मालूम नहीं था कि सबूत क्या है, पर उन्होंने कहा नहीं कोई चीज़ दिखा रहे हैं, कोई चीज़ है तो दिखा रहे हैं। तो ये हमारा कल्चर है ओवरऑल कि आप किसी भी शख्स के पैगाम को, उसकी स्टोरी को, उसमें दिए गए कंटेंट को, उसमें दिए गए एविडेंस को एनालाइज करने की बजाय आप उस शख्स को डिस्क्रेडिट करते हैं, उसके खिलाफ मुहिम चलाते हैं। मैंने वो स्टोरी कर दी, मैं पीछे हट गया। उसमें दिए गए तमाम एविडेंस जो भी जनरल आसिम बाजवा के हवाले से स्टोरी में थे वो आज के दिन वो मौजूद हैं। कोई भी बंदा उसके ऊपर उनको रिफ्यूट कर सकता है, उनको गलत साबित कर सकता है। आज तक किया तो किसी ने नहीं सिवाय इल्ज़ामात लगाने के, और इल्ज़ामात लगते रहते हैं। इल्ज़ामात से कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ ये था कि वो सहाफ़ी जिनकी पूरी सहाफ़त इस बात के ऊपर है कि उनको कोई अच्छी स्टोरी नहीं मिलती, उनको कोई स्टोरी क्यों नहीं मिलती, और उनका सारा काम सिर्फ इस बात के ऊपर आ जाता है कि वो किसी सहाफ़ी के सहाफ़ियाना तरीके से किए हुए, प्रोफेशनल तरीके से किए हुए काम को डिस्क्रेडिट करें और अपना कोई नाम बनाएं। मैं उनको एक मशवरा बेसिकली देना चाह रहा था, खुसूसन जो लाहौर के सहाफ़ी हैं पहले उनके लिए, कि अगर कोई अच्छी स्टोरी करनी है तो आपके पास आइडियाज़ नहीं है तो एक आइडिया आपको मैं दे देता हूँ कि आप आज से 20 साल पहले का लाहौर का एक मैप निकालें और उसके अंदर देखें कि कौन कौन सी ज़मीनें जो मुख्तलिफ गांव थे, विलेजेस थे, मौज़े थे, देहात थे, ज़रूरी ज़मीनें थीं, आबाद ज़रूरी ज़मीनें थीं, जिनको हाउसिंग सोसाइटीज़ में बदला गया। आप उन ज़मीनों की मलकियत का एक डेटाबेस बनाएं। बहुत मुश्किल काम नहीं है, चंद डिपार्टमेंट्स में आपको चंद सोर्सेज चाहिए होंगे। उसके बाद आप ये देखें कि वो उनकी एक मेजॉरिटी डीएचए लाहौर के पास गई होगी, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, पाकिस्तान आर्मी की जो हाउसिंग अथॉरिटी है। आप ये देखें कि वो डीएचए ने कैसे ज़मीनें खरीदी जो डीएचए के पास थी। आपको मालूम होगा, ये तो फैक्ट है जो मैं बता रहा हूँ, आपने काम जो करना है वो आगे है, कि आप देखेंगे कि वो डीएचए ने डायरेक्टली लोगों से नहीं ली, डीएचए ने किसी एक कंपनी ने ली, उस कंपनी ने एक और कंपनी से ली, और उस कंपनी ने एक तीसरी कंपनी से ली। तो इस तरह कंपनियों की ओनरशिप चेंज होते होते डीएचए तक पहुंची। वो जो आखिरी कंपनी ने ली थी उसने बहुत से लोगों से, एक कंपनी की बहुत सारी कंपनियां और पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, किसी एक शख्स किसी एक कंपनी की बात नहीं मैं कर रहा, तो उन्होंने लोगों को बहुत महंगी महंगी कीमतों का हवाला दिया, रेट ऑफर किया, मुआयदे किए, एक इब्तदाई पेमेंट की और उसके बाद गायब हो गए और कागजात को जाली तरीकों से मुकम्मल किया गया। कंपनीज के नाम पे ज़मीन चढ़ी और साधारण डीएचए अपने ऊपर इल्ज़ाम बराह रास्त फौज नहीं लेना चाह रही होती, तो इस तरह एक दो कंपनियों में ओनरशिप चेंज हुई और डीएचए तक ओनरशिप पहुंची। वो लोग जिन्होंने ज़मीनें बेची थी, जिन्हें पैसे नहीं मिले, वो दर दर की ठोकरें खाते रहे। तो लाहौर के सहाफ़ी पहली स्टोरी ये कर सकते हैं कि जितनी डीएचए के पास ज़मीनें हैं उनका एक ऑडिट कर लें कि ये कब कब कहाँ कहाँ थी, किस किस की मलकियत थी और किस कंपनी ने पहले ख़रीदी थी, और उसके बाद फिर ये देख लें कि जो डीएचए से ज़मीनें बेचने वाली कंपनियां हैं उनमें से अलीम खान साहब की कंपनियां कौन कौन सी थी और अलीम खान साहब ने टोटल कितनी ज़मीनें उनकी कंपनियों ने लोगों से ख़रीद के बेची। ये एक बहुत अच्छी स्टोरी होगी, ये ऐसी स्टोरी होगी, ये याद रखी जाएगी। मैंने बहुत सा काम किया, मैं मुकम्मल नहीं कर सका, मैं वहाँ से निकल आया, अपनी चीज़ों में मसरूफ़ हो गया। तो आप ये काम करें, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसी तरीके से जो इस्लामाबाद में लोग मौजूद हैं, मेरे दोस्त, मेरे काबिल एहतराम साथी, बहुत अच्छा काम करते हैं बाज़ लोग, लेकिन फिर भी जो लोग सिर्फ दूसरों की ख़बरों में काम करके कोई अपना मामला चलाना चाहते हैं, उनके लिए मशवरा कि वो डीएचए इस्लामाबाद की ज़मीनों पे काम कर लें। खोखर बरादरान ने जो जो कब्ज़े पिछले 25 साल में किए, जितने उन ज़मीनों पे कब्ज़ों के लिए कत्ल हुए, इस्लामाबाद के कब्रिस्तानों में कितनी बेनाम कब्रें हैं जो सिर्फ ज़मीनों की मलकियत के झगड़े की वजह से, जो ज़मीनें बाद में या मलक रियाज साहब पास गई या मलक रियाज साहब के ज़रिए या खोखर बरादरान या उनकी कंपनी के ज़रिए डीएचए इस्लामाबाद तक गई, लोगों के खूनों के ऊपर, गरीब लोगों के घरों को बर्बाद करके, ये कब्ज़ा ग्रुप का जो एक बहुत बड़ा एडवेंचर है पाकिस्तान में, इसके ऊपर काम करें। ये काम किया जाना है, ये पाकिस्तान के लिए काम होगा, पाकिस्तानियों के लिए काम होगा। ये वो स्टोरीज़ हैं जो कि की जानी हैं। मेरी स्टोरी एक फोरेंसिक रिपोर्ट के ऊपर मबनी है। आप बजाय उस फर्म को धमकियां देने के, एक बेहतरीन तरीका ये था, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि फोरेंसिक रिपोर्ट पब्लिकली अवेलेबल है,
उसका आप किसी बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फर्म से जो आपके अंडर ना हो उससे फोरेंसिक करवा के वो रिपोर्ट में, अगर आपने मुझे चैलेंज करना है तो यही तरीका हो सकता है ना, बजाय आप टोटे जोड़ें। आपको अमेरिका की एक मोतबर फोरेंसिक फर्म ने चोर कहा है। चोर से मुराद आपको इलेक्शन चोर कहा है। साबित हो गया है कि आपने चोरी की। एक मोतबर अदारा अमेरिका को आपको चोर कह रहा है। उसके बाद बजाय इसके कि गिरफ्तारियां हों, इन इदारों के जो इन्वॉल्व थे सरबराह रिजाइन करें, बकाया जुडिशियल कमीशन बने, आप उल्टा उस फर्म को धमकियां दे रहे हैं। आज आप उसको धमकियां दे रहे हैं, कल को पता नहीं आप क्या क्या करेंगे किसी और से कोई भी चीज़ करने के लिए। तो ये वो तरीक़ाकार नहीं है जिसके ज़रिए आप किसी सहाफ़ी की एक प्रोफेशनल कोशिश को, एक सहाफ़ियाना काविश को ज़ाया कर सकते हैं। बेहतर यही होगा कि आप एक कमीशन बनाकर उस सारे मामले का जो भी उस वक़्त पे हुआ उसका मायना करें। मैंने सिर्फ एक ऑडियो और उसकी फोरेंसिक की रिपोर्ट पे स्टोरी नहीं की, मैंने आपको ये सबूत भी दिया, वो जो एक जजमेंट लगी हुई है उसको भी गलत साबित करें कि वो इमेज भी मैंने खुद जोड़ा है कि साकिब निसार साहब के पास जब वो जज आया जो कि वो शरीफ के खिलाफ केस सुन रहा था, तो उसने कहा कि मुझे कुछ टाइम चाहिए क्योंकि ट्रायल मुकम्मल नहीं हो पा रहा। तो साकिब निसार साहब ने 10 जून 2018 को, तारीख याद रखिएगा, 10 जून 2018, 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन थे। तो उसने टाइम जब मांगा तो उसे कहा गया कि नहीं, आप 4 हफ्तों के अंदर, यानी कि 10 जुलाई 2018 तक, यानी कि आम इंतखाबात से 15 दिन पहले हर हालत में जजमेंट लेके आए, चाहे आपको हफ्ते के दिन भी समाप्त करनी पड़े। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं थी। इस हवाले से यही वाली बात तो ऑडियो में कही गई है। तो ये सब कुछ लोगों के सामने था, एक एविडेंस सामने आया। और एविडेंस ये नहीं कि भाग के कोई ऑडियो मिल गई तो स्टोरी कर दिया, फोरेंसिक रिपोर्ट के ऊपर स्टोरी। आपको बाकायदा एक बैनुल अक़वामी इदारे ने, जिसके अमेरिका में 8 दफातर हैं, उन्होंने आपको चोर कहा है। बजाय गिरफ्तारियां हों, बजाय कोई भी आगे मामला चलें, जिस तरह पिछले साल हुआ। बहुत से लोग आज के दिन वाह वाह करते हैं, पाकिस्तान के किसी इदारे ने तो नोटिस नहीं लिया। मेरी पिछले साल वाली एक जर्नैल की करप्शन की स्टोरी के ऊपर अभी बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं, किसी के ऊपर भी कोई नोटिस नहीं लिया जाएगा। लेकिन हमारा काम सहाफ़त करना है, हम करते रहेंगे, ये काम जारी रहेगा, किसी सेंसरशिप को तस्लीम नहीं किया जाएगा और फैक्ट फोकस अपना सहाफ़ियाना सफ़र जो है वो जारी रखेगा। बहुत शुक्रिया।